नमस्तुभ्यम वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सबका सैपियंस क्वेस्ट में। तो हम लोग की जो स्टोरी चल रही थी कि सुब्बू का जो बॉस के उसके बॉस के साथ जो रिलेशन है, कैसे उसके बॉस उसको इतना मानते हैं, या फिर सुब्बू की जो पोजीशन थी वो यहाँ पर क्लियर हो गई थी। तो उसके बाद जो स्टूडियो में जो जेमिनी स्टूडियोज में जो हायरार्की की जो रैंकिंग चल रही थी उसकी क्लासिफिकेशन हम लोगों ने की थी। आज हम लोग अपने स्टोरी में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि जो कल सस्पेंस एक जहाँ पर ख़त्म हुआ था कि सुब्बू की पोजीशन यहाँ तक कैसे आई और सुब्बू किस तरह से डिफ़िकल्टीज़ को फेस करते हुए आगे बढ़ा था। उसके बावजूद कि उसकी पोजीशन हो सकता है उससे ज़्यादा रहनी चाहिए थी, तो उसके आगे देखेंगे क्या होता है आगे कि यू सॉ ऑलवेज़ विद द बॉस बट इन द अटेंडेंस रोल्स। तो बताते हैं कि अब आप सुब्बू को देखेंगे वो हमेशा बॉस के साथ ही रहता था, लेकिन जब अटेंडेंस की बारी आती थी ही वाज ग्राउंड अंडर अ डिपार्टमेंट कॉल्ड द स्टोरी डिपार्टमेंट कंप्राइजिंग अ लॉयर एंड असेंबली ऑफ द राइटर्स एंड पोएट्स। तो बताया जा रहा है कि वो जब अटेंडेंस की बारी आती थी तो उसको ग्रुप कर दिया जाता था, उसको साथ कर दिया जाता किन लोगों के साथ, जो डिपार्टमेंट थे। और वो डिपार्टमेंट था स्टोरी डिपार्टमेंट कंप्राइजिंग, मतलब कि स्टोरी का जो डिपार्टमेंट था जिसमें एक लॉयर और इसमें असेंबली थी राइटर्स और पोएट्स की। कह सकते हैं कि जो डिपार्टमेंट स्टोरी का था उसमें राइटर्स और पोएट्स की जो असेंबली हुआ करती थी उसमें सुब्बू को क्लासीफाई ग्रुप कर दिया जाता था। क्यों? क्योंकि सुब्बू के अंदर कभी कहीं न कहीं एक जो पोएट की जो फीलिंग थी, पोएट की जो एक भावना थी वो उसके अंदर भरी हुई थी। द लॉयर्स वाज़ आल्सो ऑफ़िशियली नोन एज़ द लीगल एडवाइज़र। जो लॉयर थे वो लीगल एडवाइज़र होते ही हैं, तो उनको भी जाना जाता था इसी नाम से, बट एवरीबॉडी रिफर्ड टू हिम एज़ द अपोजिट। लेकिन सभी लोग क्या थे, उनको सभी ने सभी जो है उसके अपोजिट समझते थे। क्यों अपोजिट समझते थे? एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस हु वाज़ आल्सो एक्सट्रीमली टेम्परामेंटल वन्स ब्ल्यू ओवर ऑन द सेट्स। तो बताया जा रहा है कि एक बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस थी। उन्होंने एक बहुत ही टेम्परामेंटल काम कर दिया और वो जो है सेट पर एक बार बहुत ही बौखला उठी, या फिर कह सकते हैं आप चिल्ला उठी, या फिर उन्होंने कुछ ना कुछ बवाल मचा दिया। व्हाइल एवरीवन स्टूड स्टन, मतलब कि जब सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए, स्टन मतलब आश्चर्यचकित होता है। द लॉयर क्वाइटली स्विच्ड ऑन द रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट। तो लॉयर ने बहुत ही चालाकी के साथ उन्होंने रिकॉर्डिंग की स्विचिंग कर दी, रिकॉर्डिंग मतलब स्टार्ट कर दिया। व्हेन द एक्ट्रेस पॉज्ड फॉर द ब्रेथ द लॉयर सेड टू हर 1 मिनट प्लीज एंड प्ले बैक द रिकॉर्डिंग। तो जब एक्ट्रेस वहां पर रुकी थोड़ा सा आराम के लिए, तो लॉयर ने उनसे कहा कि भैया 1 मिनट रुक जाओ, और उन्होंने फिर रिकॉर्डिंग को प्ले कर दिया। देर वॉज नथिंग इनक्रिमिनेटिंग और अनमेंशनेबली फाउल अबाउट द एड्रेस डायरेक्ट अगेंस्ट द प्रोड्यूसर। तो बताया जा रहा है कि ये तो लाजमी है कि यदि आपके साथ कोई ऐसा कार्य करेगा तो आप उसके ऊपर गुस्सा होंगे ही। तो वही एक्ट्रेस का जो टारगेट था वो ज़्यादा नहीं था, क्योंकि आप कह सकते हैं कि जब उसने कुछ न कुछ बवाल खन्ना खड़ा करना शुरू किया और वहाँ पर कुछ न कुछ कार्य अपने ख़राब करने शुरू कर दिए, तो जब उन्होंने रिकॉर्डिंग की तो वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था कि कुछ अनमेंशनेबली कोई फाउल हुआ हो या फिर जो एक्ट्रेस के विषय में कुछ हुआ हो, तो उन्होंने प्रोड्यूसर के खिलाफ थोड़ा सा गुस्सा या फिर नाराज़गी दिखाई। बट व्हेन शी heard her voice again through the sound equipment she was struck dumb। लेकिन भैया जैसे ही उसने अपनी वॉइस को सुना, कहाँ से, जो साउंड का इंस्ट्रूमेंट था, साउंड का जो इक्विपमेंट था, जो स्पीकर्स लगे थे, जब उसने अपनी वॉइस को सुना तो वो बहुत ही डम्ब स्ट्रक हो गई। उसने बहुत ही आश्चर्यचकित लगा, उसको लगा कि ये क्या होगा। गर्ल फ्रॉम द कंट्री साइड शी hadn't gone through all the stages of worldly experience that generally precede a position of importance and sophistication that she had found herself catapulted into। अब एक ऐसी लड़की जो कि गांव से आती थी, कंट्री साइड मतलब गांव होता है, और वो वर्ल्ड एक्सपीरियंस कितने स्टेजेस को उसने देखा नहीं था, और वो उसको ये नहीं लगता था कि एक ऐसी पोजीशन सोफिस्टिकेशन की आ जाएगी जिसमें वो थोड़ा सा कैटापुल्टेड फील करेगी, या फिर फंस जाएगी, या फिर कह सकते हैं कि एक जंजाल की तरह इंटरट्वाइंड हो जाएगी। सी नेवर क्वाइट रिकवर्ड फ्रॉम द टेरर सी फेल्ट दैट डे। यानी कि उस चीज़ से वो कभी भी रिकवरी नहीं कर पाई, जो उसके अंदर उस दिन आतंकित कर देने वाला डर उसके अंदर जो बैठ गया, उससे रिकवरी वो कभी कर नहीं पाई। दैट वॉज द एंड ऑफ ए ब्रीफ एंड ब्रिलियंट एक्टिंग कैरियर। मतलब कि एक ये ब्रिलियंट एक्टिंग कैरियर का कहीं न कहीं एंड था। क्यों? द लीगल एडवाइजर हु वाज आल्सो द मेंबर ऑफ द स्टोरी डिपार्टमेंट, जो कि स्टोरी डिपार्टमेंट का जो लीगल एडवाइजर था, वो स्टोरी डिपार्टमेंट का मेंबर भी था, हैड अनविटिंगली ब्रॉट अबाउट दैट सैड एंड। यानी कि ना चाहते हुए भी उसने जो है उसके करियर का एक एंड कर दिया था। भाई आपने जब ऐसा किसी के साथ करेंगे तो उसको भी थोड़ा सा आश्चर्यचकित लगेगा, और आप उसके करियर के साथ एक तरह से खिलवाड़ ही तो कर रहे हैं।
while every other member of the department wore a kind of uniform khadi dhoti with a slightly oversized and clumsily tailored white khadi shirt. तो बताया जा रहा है कि जो और भी लोग थे डिपार्टमेंट के वो खादी धोती पहनते थे और वो कहीं न कहीं थोड़ी-सी खादी धोती बड़ी हुआ करती थी और क्लमसी टेलर थी, मतलब बहुत ही फिटिंग सिस्टमैटिक तरीके से नहीं टेलर किया गई थी और खादी एक शर्ट रहती थी उसके साथ। और द लीगल एडवाइज़र वोर पैंट्स एंड टाई एंड समटाइम्स अ कोट दैट लुक्ड लाइक ए कोट ऑफ मेल। तो लीगल एडवाइज़र थे तो थोड़ा-सा ज़्यादा फिटिंग में सिस्टम में रहते थे, वो टाई और पैंट कोट भी पहना करते थे। Once he looked alone and helpless, a man of core logic in crowd of demons, a neutral man in assembly of the Gandhites, Gandhites and Khadits। तो बताया जा रहा है कि जैसे वो एक हमेशा ही एक अकेले और हेल्पलेस मैन की तरह दिखते थे और वो कहीं न कहीं एक ड्रीमर्स की क्राउड से आते थे। वो एक ऐसे क्राउड या फिर ऐसे भीड़ से आते थे जहाँ पर उनको लगता हो कि एक उनका जो ग्रुप था कह सकते हैं अलग तरह का सिस्टम था। मतलब वो लॉजिक बहुत ही कोल्डली कोल्डली मतलब बहुत ही अनब्रिलियंटली तरीके से वो लॉजिक को लगाया करते थे और एक न्यूट्रल मैन की तरह थे। वो ज़्यादातर पक्षपात नहीं करते थे और वो कहीं न कहीं जो गांधाइट्स कह सकते हैं, जो गांधी जी से मिलते हैं, तो गांधाइट्स कह सकते हैं इनको। तो गांधाइट्स और खादिट्स जो इनके असेंबली बनी हुई थी जहाँ के लोग खादी पहनते थे, तो जो खादी पहनने वाले को खादाइट्स कहा गया और जो गांधी से रिलेशन रखते हैं, जो कहीं न कहीं गांधी के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, गांधी के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करने वाले को गांधाइट्स कहा जाता है। Like so many of those who were close to the boss, he was allowed to produce a film and throw a lot of raw stock and pancakes were used on it. Not much came of the film. तो जो बॉस के थोड़ा नज़दीक हुआ करता था, कहा जा रहा है कि वो उनको इजाज़त थी, उनको परमिशन थी कि वो कोई भी प्रोडक्शन फ़िल्म का कर सकते थे और उनके साथ जो मेकअप का सिस्टम था, वो कहीं न कहीं जो पैनकेक जिसको कहा जा रहा है मेकअप को, वो उनके साथ यूज़ होता था। देन वन डे द बॉस क्लोज़्ड डाउन द स्टोरी डिपार्टमेंट and this was perhaps the only instance in all human history where a lawyer lost his job because the poets were asked to go home। एक दिन बॉस ने पूरे स्टोरी डिपार्टमेंट को बंद कर दिया। कुछ कारण रहे होंगे उनके अपने इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स या फिर कोई और प्रॉब्लम्स जो रहे हों। और इसी के कारण क्या हुआ कि जो लॉयर था उसने अपनी नौकरी खुआ दी और जो पोएट था उसको अपने घर जाना पड़ा। तो यहीं पर बात हो रही थी कि उनके जो नौकरी की समस्या थी, जो उनकी जॉब्स चल रही थी, जो उनके घर का सहारा था, वो सभी खत्म हो गए। Gemini Studios was a favorite haunt of the poets like S.D.S. Yogiyar, Sangu Subramaniam, कृष्णा शास्त्री एंड हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। तो बताया जा रहा है कि ये कहीं न कहीं इन पोएट्स का बहुत ही फेवरेट जगह थी। इट हैड एन एक्सीलेंट मेस व्हिच सप्लाइड फूड कॉफ़ी एट ऑल टाइम्स ऑफ द डे एंड फॉर मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ द नाइट। तो उसके पास एक अच्छा मेस भी था इस स्टूडियो के पास, जो दिन में कॉफ़ी और रात में जो है दिन और रात दोनों मतलब कॉफ़ी की सप्लाई किया करता था। मतलब कॉफ़ी वहाँ पर जाया करती थी मेस से। देयर वर दोज वर द डेज व्हेन कांग्रेस रूल मीन प्रोहिबिशन एंड मीटिंग ओवर ए कप ऑफ कॉफ़ी वाज रेदर सैटिस्फाइंग एंटरटेनमेंट। तो ये वो दिन थे जो कांग्रेस का रूल था, मतलब। और कहीं न कहीं कहा जा रहा है कि देयर वर द डेज व्हेन कांग्रेस रूल मीन प्रोहिबिशन। कांग्रेस का रूल का मतलब होता था प्रोहिबिशन, यानी कि एक निषेध। और एंड मीटिंग ओवर ए कप ऑफ कॉफ़ी एंड ए कप रेदर कप ऑफ कॉफ़ी वाज रेदर सैटिस्फाइंग एंटरटेनमेंट। मतलब कि कहा जा रहा है कि जब कांग्रेस के जो रूल हुआ करते थे उनका मतलब सीधा-सा प्रोहिबिशन हुआ करता था, निषेध हुआ करता था। और कप ऑफ कॉफ़ी की मीटिंग की जगह वहाँ पर एक एंटरटेनमेंट कैसा अच्छा रहता था कि या तो कप ऑफ कॉफ़ी एक ले लें, क्योंकि आप चाय और कॉफ़ी जब पीते हैं तो कहीं न कहीं वो मेंटल जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन होते हैं, उनको फ्री करने का काम करते हैं। Barring the office boys and couple of clerks, everybody else at the studios radiates leisure, a prerequisite for poetry। तो कहा जा रहा है कि ऑफिस बॉयज को छोड़कर और कुछ क्लर्क को छोड़ करके जितने भी लोग स्टूडियो में थे ना, उनके अंदर एक कहीं न कहीं एक पोएट्री की जो भावना थी, उनके अंदर एक प्यास थी पोएट्री की, वो उनके अंदर बनी थी। मोस्ट ऑफ देम वर खादी एंड वर्शिप्ड गांधी जी, बट बियॉन्ड दैट दे हैड नॉट द faintest appreciation for political thought of any kind।
तो कहा जा रहा है कि ज़्यादातर लोग वहाँ पर खादी के कपड़े पहना करते थे और गांधी जी की एक तरह से पूजा किया करते थे, उनका सम्मान करते थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो कहीं न कहीं वो पॉलिटिकल थॉट के साथ रिलेशन रखते हों, तो ज़्यादातर वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व उतने ज़्यादा नहीं थे। नेचुरली दे वर ऑल अवर्स टू द टर्म कम्युनिज़्म। अ कम्युनिस्ट वाज़ अ गुड गॉडलेस मैन एंड ही हैड नो फिलिगल और कंजुगल लव। तो कहा जा रहा है कि वो ज़्यादातर एवर्स करते थे, इस कम्युनिज़्म शब्द का विरोध किया करते थे, उससे ज़्यादा नफ़रत किया करते थे और उनको लगता था कि एक कम्युनिस्ट जो है ना, वो उसके पास एक ऐसा आदमी है, कम्युनिस्ट एक ऐसा आदमी होता है जिसका कोई ईश्वर नहीं, कोई भगवान नहीं है और उनके साथ कोई अपना नहीं है, कंज्यूगल नहीं है या फिर कोई फ़िलियल उनके साथ नहीं, कोई इनका नो एक नॉन एडवर्सरी टाइप की फीलिंग्स थी उनके लिए कि ही हैड नो कंपंक्शन अबाउट द किलिंग हिज ओन पेरेंट्स और हिज चिल्ड्रन। यानी कि उनके अंदर कोई इस तरह की दया नहीं है कि वो अपने बच्चे और अपने माता-पिता को मार देते हैं। ही वाज़ ऑलवेज़ आउट टू कॉज़ एंड स्प्रेड अनरेस्ट। वो हमेशा किसी न किसी मकसद से बाहर होता है और हमेशा अशांति फैलाता है एंड वायलेंस अमंग इनोसेंट एंड इग्नोरेंट पीपल। और वो नादान लोगों के साथ या फिर जो लोग इनोसेंट हैं, जिनकी कोई गलती नहीं है, उन लोगों के बीच हिंसा फैलाता है और कहीं न कहीं लोगों का वो भला नहीं करता, उनके लिए बुराई सोचता है। तो ऐसा इन लोगों का मानना था कि कम्युनिस्ट की जो आइडियोलॉजी है वो क्या हुआ करती थी। Such notions which prevailed everywhere else in South India at that time also naturally। कहा जा रहा है कि इस तरह के जो नोशंस थे, इस तरह के जो थॉट्स हुआ करते थे, ये उस समय पूरे इंडिया में चल रहे थे क्योंकि रीजन उसी समय का था और सीजन ही वही रीजन मतलब सीजन ही उसी समय यही चल रहा था जो फ्रीडम मूवमेंट का। तो नेचुरली फ्लोटेड अबाउट वैगली अमंग द खादी क्लैड पोर्ट्स ऑफ द जिमनी स्टूडियोज। एविडेंस ऑफ इट वाज सून फोर्थ कमिंग। तो कहा जा रहा है कि इसका जो एविडेंस है इस चीज़ का कि उनके मध्य में एक खादी की जो विचारधारा थी और जो जिमनी स्टूडियोज में एक गांधीवादी विचारधारा थी, जो कम्युनिस्ट के अपोज की विचारधारा थी, वो फैल रही थी और इसका कहीं न कहीं एक सबूत आने वाला था, मतलब आ रहा था फोर्थ कमिंग। When Frank Buchman Moral Rearmament Army, some 200 strong, visited Madras sometimes in 1952, they could not have found a warmer host in India than Gemini Studios। तो कहा जा रहा है कि एक जब फ्रैंक बुकमैन की जो मोरल रिआर्मामेंट आर्मी थी वो जब आई मद्रास में कुछ 1952 के आसपास, तो उनको और भी कहीं नहीं भी वार्मर वेलकम या फिर वार्मर होस्टिंग नहीं मिली बजाय जेमिनी स्टूडियोज के। समवन कॉल्ड द ग्रुप एन इंटरनेशनल सर्कस। किसी ने इसको इंटरनेशनल सर्कस की तरह कहा। दे वरंट वेरी गुड ऑन द ट्रेपीज एंड देयर अक्वेंटेंस विद एनिमल्स वाज ओनली एट द डिनर केबल। तो ये बहुत ही अच्छे नहीं थे ट्रेपीज के साथ और जो उनके एक्वेंटेंस थे, जो जानवर थे, वो केवल केवल डिनर टेबल तक ही सीमित। और जो टर्म यहाँ पर ट्रेपीज यूज हुआ है, ट्रेपीज ये एक कह सकते हैं एक लोहे की या फिर कोई लकड़ी की एक लाठी की तरह होता है और इसको दो रोप्स के जो है सहारे से मतलब इनको बैलेंस किया जाता है। तो उनकी इतनी ज़्यादा अच्छी पकड़ नहीं थी कि जो वो ट्रैपीज़ पर जो है चल, जैसे कहा नहीं जाता कि कई बार एक लाठी को लेकर चला जाता है रस्सी के ऊपर, या फिर उन लोग सर्कस वालों को जो अपने रिलेशन इनके एक्ट होते हैं उनके रिलेशन से मतलब संबंधित रखता है, तो वही कारण। बट दे प्रेजेंटेड टू प्लेयर्स इन अ मोस्ट प्रोफेशनल मैनर। पर इसके बावजूद इन्होंने दो बहुत ही प्रोफेशनल मैनर में प्लेयर्स को प्रेजेंट किया, इन्होंने दो बहुत ही अच्छे सर्कस को दिखाया। Dear Jotham Valley and the Forgotten Factor ran several shows in Madras and along with the other citizens of the city। तो कहा जा रहा है कि जोथम वैली और द फॉरगॉटन फैक्टर था, इन्होंने मद्रास में कई सारे शोज मतलब ऑर्गेनाइज किए और इन्होंने कई शोज वहाँ पर चलाए और इनकी मदद इन्होंने यहाँ पर किसने की, जो अदर लोग थे फैमिलीज के वहाँ के सिटीजन्स थे उन्होंने इनकी मदद की। द जिमनी फैमिली ऑफ 600 सॉ द प्लेस ओवर एंड ओवर अगेन। यानी कि जिमनी फैमिलीज में जितने भी लोग थे, इन लोगों ने 600 लोगों ने बहुत ही इस प्लेस को बार बार देखा। द मैसेज ऑफ द प्लेस वर यूजुअली प्लेन एंड सिंपल होमलीज बट द सेट्स एंड कॉस्ट्यूम वर फर्स्ट रेट। कहा जा रहा है कि जो मैसेज था इनका बहुत ही साधारण सा और बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुखद मैसेज था, लेकिन उसके बावजूद भी इनके जो सेट्स और कॉस्ट्यूम्स थे वो फर्स्ट रेट के थे, अच्छे क्वालिटी के थे। तो कहीं न कहीं जो आप देखते हैं सर्कस, उसमें सर्कस में बहुत सी चीज़ें खर्च होती हैं, कॉस्ट्यूम्स होते हैं जो उनके ड्रेसिंग में कपड़े में खर्चा होता है, उसके बाद फिर जो सेट पे बनाने का खर्चा होता है, जो वहाँ पर मतलब कई तरह के
सामानों का वर्गीकरण किया जाता है, उनको क्लासिफाई करके एक सिस्टमेटिक तरीके से लगाया जाता है, तो बहुत ही वहाँ पर खर्चे तो होते ही हैं। मद्रास एंड तमिल ड्रामा कम्युनिटी वर terribly impressed, and for some years almost all Tamil players had a scene of sunrise and sunset in manner of Jothan Valley with a bare stage। कहा जा रहा है कि जो मद्रास और जो तमिल ड्रामा था, इनकी कम्युनिटी बहुत ही ज़्यादा डर गई। क्यों? टेरिबली इम्प्रेस्ड, बहुत ही ज़्यादा डरावनी तरह से ये इम्प्रेस्ड हुए। और कई सालों तक, फॉर सम ईयर्स ऑलमोस्ट ऑल तमिल प्लेयर्स, मतलब कि कई तमिल प्लेयर्स में दिन हुए, रात हुए, सनराइज और सनसेट की बात हो रही कि सुबह और शाम यहाँ पर होती रही। और जो जोथम वैली के साथ इनके जो बेयर स्टेज जो साझा करने की सिस्टमेटिक थी, वाइड बैकग्राउंड कर्टेन एंड ट्यून प्लेड ऑन द फ्लूट। तो कहा जा रहा है कि इनका जो बैकग्राउंड हमेशा एक सफ़ेद पर्दे का यूज किया करते थे, और जो बैकग्राउंड म्यूजिक होता था, कह सकते हैं कि वो फ्लूट के साथ, यानी कि बांसुरी के साथ बैकग्राउंड म्यूजिक उन्होंने सेट किया। इट वॉज सम ईयर्स लेटर दैट आई लर्न दैट द MRA वॉज ए काइंड ऑफ काउंटर मूवमेंट टू इंटरनेशनल कम्युनिज्म। तो कई समय तक बाद इनको ऑथर को पता चला कि ये जो MRA है, ये काउंटर मूवमेंट है इंटरनेशनल कम्युनिज्म के खिलाफ। एंड द बिग बॉसेस ऑफ मद्रास लाइक मिस्टर वासन सिंपली प्लेड इनटू देयर हैंड्स। और जो बड़े बड़े लोग थे मद्रास के, जैसे मिस्टर वासन हैं, इन्होंने अपने हाथ इसी कम्युनिज्म के खिलाफ, इंटरनेशनल जो मूवमेंट है काउंटर मूवमेंट, इसी में हाथ इन्होंने अपने धो लिए, मतलब कि इनके साथ थोड़ा सा सिंपली कंट्रीब्यूशन कर दिया। आई एम नॉट श्योर हाउएवर, मतलब मैं बहुत ज़्यादा श्योर नहीं था, दैट दिस वाज इंडीड द केस, यानी कि यही जो वास्तव में बात रही हो। फॉर द अनचेंजेबल एस्पेक्ट ऑफ दीज बिग बॉसेस एंड देयर इंटरप्राइजेस रिमेन द सेम। मतलब कि जो इन बॉसेस की जो अनचेंजेबल एस्पेक्ट थे, यानी कि जो इनके इंटरप्राइजेस थे, हमेशा कहीं ना कहीं सेम रहते थे, या फिर कई बार बदल जाया करते थे। MRA और नो MRA, मतलब कि कई बार MRA के साथ जुड़ना और फिर उसके बाद नहीं जुड़ना। इंटरनेशनल कम्युनिज्म और नो इंटरनेशनल कम्युनिज्म, मतलब कि कई बार इंटरनेशनल कम्युनिज्म और फिर ना कम्युनिज्म। तो बताया जा रहा है कि यहाँ पर स्टेबिलिटी उन लोगों के भीतर नहीं थी, इनके जो थॉट्स थे वो अलाइंड कहीं ना कहीं नहीं करते थे। द स्टॉप ऑफ Gemini स्टूडियोज हैज a नाइस टाइम होस्टिंग 200 पीपल ऑफ ऑल ह्यूज एंड साइजेस ऑफ एटलीस्ट 20 नेशनलिटीज। बताया जा रहा है कि करीब 20 देशों के लोगों के साथ इन्होंने, और 200 लोग यहाँ पर आए थे, और वो करीब करीब 20 देशों से संबंधित रिलेशन रखते थे। तो इन लोगों के, जिमनी स्टूडियोज के स्टाफ ने इनके साथ बहुत ही अच्छी होस्टिंग की, मतलब स्टेज साझा किया। इट वॉज सच ए चेंज फ्रॉम द यूजुअल कलेक्शन ऑफ क्राउड प्लेयर्स वेटिंग टू बी स्लैप्ड विथ थिक लेयर्स ऑफ मेकअप बाय द ऑफिस बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट। तो आखिरकार देखिए, हमारे औदा जी ने फिर सटायर एक कर ही दिया कि मतलब बहुत ही अनयूजुअल, मतलब ये बहुत ही यूजुअल कलेक्शन था, एकदम साधारण कलेक्शन था कि क्राउड प्लेयर्स क्या कर रहे थे, वेट कर रहे थे किसका, कि हम लोग आए और इनके जो ऑफिस बॉयज़ के जो मेकअप हैं, जो इनके मतलब एक पैनकेक्स यूज हुए हैं, वो मेकअप डिपार्टमेंट से आए और इनके चेहरे पर स्लैब करें। मतलब कि जो एक्ट्रेस और जो एक्टर्स थे, जो प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्लेस थे, इनके चेहरे पर जो मतलब पैनकेक्स को पोदने का काम किया जा रहा था, तो वो ये सभी चीज़ें मतलब वेट कर रहे थे। तो एक सटायर यहाँ पर कहीं न कहीं किया गया है। तो आज की कहानी हमारी यहीं तक रहेगी, और इसके बाद हम लोग थर्ड पार्ट में अपने चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो थोड़ा-थोड़ा करके पढ़ेंगे, तो डिविज़नल स्टडी जो है ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, मतलब स्टडी बाय पार्ट्स में। तो आप लोग देखते रहिए सैपियंस क्वेस्ट। कोई सजेशन हो, कोई आपकी क्वेरी हो, कोई सुझाव हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़िएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए सैपियंस क्वेस्ट। जय हिंद, जय भारत, नमस्तुभ्यम, वंदे मातरम।